गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एमकेज वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़े होते क्या हैं, पहले हमें उसका कुछ बेसिक सीखना है, उसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े क्या होते हैं कि हम आसपास की जो जितने भी सूचनाएं हैं उनको जब हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, उनको संग्रह करते हैं, एकत्रित करते हैं, उनको हम एक साथ क्या बोलते हैं? उस सूचना के लिए आंकड़े बोलते हैं। और आंकड़े हमारे पास जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आंकड़े? एक होते हैं हमारे पास प्राथमिक आंकड़े और दूसरे हमारे पास होते हैं द्वितीयक आंकड़े। जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो क्या होते हैं? प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं वे आंकड़े जिन्हें प्रेक्षक कौन होता है? प्रेक्षण करने वाला, प्रयोग करने वाला, जो सूचनाओं को एकत्रित करने वाला है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रेक्षक। वे आंकड़े जिन्हें प्रेक्षक स्वयं पहली बार अपने उपयोग के लिए एकत्रित करता है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो हमारे पास जो आंकड़े हैं प्राथमिक आंकड़े वो क्या होंगे? वे आंकड़े जिन्हें प्रेक्षक स्वयं पहली बार अपने उपयोग के लिए एकत्रित करता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक आंकड़े। उसके बाद में हैं द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं और प्रेक्षक उनका उपयोग अपने लिए करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े। तो इनकी परिभाषा क्या बनेगी? वे आंकड़े जो पहले से ही किसी द्वारा एकत्रित किए जा चुके हों और प्रेक्षक स्वयं के लिए उनका उपयोग करता है, तो ये आंकड़े प्रेक्षक के लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? वो आंकड़े जो पहले से ही एकत्रित कर चुका है कोई भी और उनका यूज कोई प्रेक्षक करता है अपने लिए, तो वो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े क्या कहलाते हैं? उस प्रेक्षक के लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझें, अगर सभी बच्चों की, आपकी क्लास के बच्चों की अगर मैं हाइट नापने के लिए जाऊं, मुझसे कहें कि हाइट नापनी है, तो मैं पूरी क्लास की हाइट को नापूंगा। वो जो आंकड़े मेरे पास इकट्ठे होंगे वो आंकड़े क्या होंगे? मेरे लिए प्राथमिक आंकड़े होंगे। लेकिन अगर किसी और टीचर को कहा जाता है कि आप उन बच्चों की हाइट नापिए, वो खुद नहीं नाप करके मैंने जो हाइट नापी है उन आंकड़ों का यूज करते हैं अपने लिए, तो वो उनके लिए वही आंकड़े क्या हो जाएंगे? द्वितीयक आंकड़े। तो आप अंतर समझ गए होंगे कि जो प्रेक्षक स्वयं एकत्रित करता है अपने लिए पहली बार, उनको हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े, और जिन्हें वो पहले से एकत्रित कर चुके हैं और उनका यूज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयक आंकड़े। उसके बाद में हमारे पास है आंकड़ों का संगठन करना। तो इसमें हम सीखेंगे कुछ बिखरे हुए आंकड़ों को इकट्ठा करना, सारणीबद्ध करना हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद में हम सीखेंगे प्रतिनिधि मान के बारे में। बहुत सारे मान हमें दिए हुए हैं तो उनमें से एक मान को हम प्रतिनिधि मान मान लेते हैं। प्रतिनिधि मान क्या होता है? ऐसा मान जो सब पर लागू होता है। तो अनुमानित हम 1
प्रतिनिधि मान लेते हैं, जिसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति के मान भी कहते हैं। और आंकड़ों के लिए ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति के मान हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो क्या हैं? प्रतिनिधि मान या केंद्रीय प्रवृत्ति के माप ये क्या होते हैं हमारे पास? ये हमारे पास होते हैं, पहला है माध्य, दूसरा है बहुलक और फिर तीसरा है हमारे पास माध्यक। ये तीन चीज़ों के बारे में हम इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे। माध्य क्या होता है? माध्य होता है जो हमने पहले ज्ञात किया था औसत मान, औसत मान को ही माध्य कह देते हैं। माध्य होता क्या है? आंकड़ों के योग में, अगर दिए गए आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? उन आंकड़ों का माध्य आ जाता है। यानी कि माध्य का सूत्र क्या बनेगा? माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। ये हमारे पास है माध्य का सूत्र। उसके बाद में है बहुलक। बहुलक क्या होता है? ऐसा मान जो दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार दोहराया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? बहुलक कहेंगे। जो आंकड़े दिए हैं उसमें हम चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वो क्या हो जाएगा? उन आंकड़ों का बहुलक हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास माध्यक। माध्यक क्या होता है? माध्यक मान वो मान होता है अगर हम दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में करें तो आरोही क्रम में करने के बाद में हमारे पास जो उन आंकड़ों के बिल्कुल बीच में मान स्थित होता है, बिल्कुल मध्य में जो मान स्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? माध्यक। और इस माध्यक को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हैं वो क्या बनेंगे? हमारे पास जब आंकड़े दिए जाएंगे आरोही क्रम में करेंगे तो हम आंकड़ों की संख्या देखेंगे। अगर आंकड़ों की संख्या सम है, अगर आंकड़ों की संख्या सम है यानी कि n का मान अगर सम है तो हमारे पास माध्यक का जो सूत्र बनता है वो सूत्र बनेगा माध्यक बराबर n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। उसके बाद में अगर n का मान यानी कि आंकड़ों की संख्या अगर विषम है तो हमारे पास माध्यक का सूत्र बनता है माध्यक बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद। इसका मतलब n प्लस 1 बटा 2वां पद जो होगा वो इसका क्या होगा? माध्यक होगा। जब हमारे पास आंकड़ों की संख्या सम होगी तो बीच में हमारे पास कोई फिक्स मान नहीं आएगा, और जब फिक्स मान नहीं आएगा तो हमें जो दो मान दिए हैं बीच में उनका हमें माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, वो उसका क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। और इसके बाद में हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रसार या परिसर। आंकड़ों का प्रसार या परिसर किसे कहते हैं? जो आंकड़े हमें दिए जाते हैं उन आंकड़ों के सबसे बड़े मान में से अगर सबसे छोटे मान को हम घटा दें तो वो क्या कहलाएंगे? वो आंकड़ों का परिसर कहलाएंगे। तो कहने का मतलब परिसर का सूत्र क्या होता है? प्रसार का सूत्र क्या होता है? ये होता है सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। तो ये जो मान आएगा ये मान क्या होगा? आंकड़ों का परिसर या प्रसार होगा। ये सूत्रों के आधार पर हमें जो प्रश्नावली है उसे हल करना है। 3.1 प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे प्रसार और परिसर के बारे में और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे हम माध्य के बारे में। बहुलक और माध्य को हम आगे वाले जो पार्ट हैं इसके 3.2 और 3.3 उनमें पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम इन आंकड़ों को ग्राफ में व्यवस्थित करना भी सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, और उसे हम करेंगे आगे वाली प्रश्नावली में। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। प्रश्नावली 3.1 का जो पहला प्रश्न दिया है हमें अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर हमें ज्ञात करना है। तो हम इनके 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं
माना 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां क्या है हमारे पास ऊंचाइयां। 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां हमारे पास 140, 142, 146, 148, 150, 152, 154, 160, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी तरह से 155 और 157। ये हमारे पास 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां हम मान लेते हैं कि हमने क्लास में 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयां मापी और ये हमारे पास इनकी ऊंचाइयां आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर का सूत्र क्या था, परिसर का सूत्र था सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। इन सभी आंकड़ों में देखें तो सबसे बड़ा मान क्या है 160 माइनस सबसे छोटा मान क्या है इसमें 140, तो इनका जो परिसर होगा वो कितना हो जाएगा 20। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो हल हो गया। अब हम इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरे प्रश्न में हमें कहा है कि कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित हमें करना है। तो ये हमें कुछ अंक दिए गए हैं, इनकी हमें सारणी बनानी है। सारणी बनाने के लिए हमारे पास जो मान दिए गए हैं वो है हमारे पास अंक, जिन्हें हम x से लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मिलान चिन्ह, उसके बाद में हमारे पास है मिलान चिन्ह के बाद में यहाँ पे आएगी बारंबारता। बारंबारता को हम लिखते हैं f से, और हमारे पास जो इनका योग आएगा उनको हम किससे लिखेंगे fx से। अब यहाँ पे इसको xi से लिखते हैं, इसको fi से लिखते हैं, ये fi और xi हो जाएगा। fi का मतलब क्या है, xi का मतलब क्या है, i है इनका नंबर। अगर यहाँ पे पहले अंक की बात करेंगे तो यहाँ पे i का मान हो जाएगा 1, दूसरे अंक की बात करेंगे तो 2। तो यहाँ पे ये जो अंकों का नंबर है उनको दर्शा रहा है। तो यहाँ पे हम सारणी बनाएंगे, इन्हें हमने अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया। अब इसके लिए इसने जो आंकड़े दिए हैं, हमें जो अंक दिए हैं वो कहाँ से कहाँ तक दिए हैं। सबसे छोटा मान क्या है हमारे पास, सबसे छोटा मान है 1। तो हमारे पास क्या है 1, उसके बाद हमारे पास इसमें है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर हमारे पास है 6 है 7, 8, 9 और फिर हमारे पास है 10। 10 से बड़ा कोई अंक है इसमें 10 भी नहीं है, तो 10 भी यहाँ पे हम नहीं लेंगे, 9 तक के ही अंक हैं। तो हमारे पास ये बन गए सारणी अंकों के लिए, और हमें इनका जोड़ करना पड़ेगा, इसलिए एक हम बॉक्स और बना लेते हैं। अब हमारे पास इनकी बारंबारता देखनी है, हमें ये चेक करना है कि 1 इन आंकड़ों में कितनी बार आया है। तो 1 इसमें कितनी बार आया है, 1 इसमें सिर्फ 1 बार आया है। तो यहाँ पे मिलान चिन्ह में क्या आ जाएगा 1, और बारंबारता में भी क्या आ जाएगा 1। फिर हमें 2 गिनना है कितनी बार है, तो 2 कितनी बार है इन आंकड़ों में, 1, 2 और 2 बार ही है। तो यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 2, और यहाँ पे क्या देगा 2। फिर 3 कितनी बार है इन आंकड़ों में, 3 है हमारे पास 1 और 1 बार ही है। तो यहाँ पे क्या देगा हमारे पास 1, और बारंबारता भी कितनी आ जाएगी 1। फिर 4 देखें तो 4 कितनी बार हैं, 1, 2, 3 बार हैं। तो यहाँ पे क्या देगा 4, 1, 2 और 3, यहाँ पे क्या देगा 3। फिर 5 गिने तो 5 कितनी बार है इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 2, 3, 4, और इसके बाद में 5वें को हम क्या दर्शाते हैं, तिरछी लाइन के द्वारा। ये हमारे पास 5 का एक सेट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। उसके बाद 6 कितनी बार है इसमें, 1, 2, 3
और 4 बार है तो यहाँ पे क्या देगा 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा बारंबारता में 4। 7 कितनी बार है, 7 है इसमें 1 और 2 बार है तो 7 यहाँ पे 2 बार है तो 2 आ जाएगा। इधर हमारे पास बारंबारता में भी 2 आ जाएगा। 8 कितनी बार है इसमें, 8 इसमें है हमारे पास 1 बार तो आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। फिर 9 रह गया तो 9 कितनी बार है इसमें, 9 है हमारे पास 1 और 1 बार ही है 9 भी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 1। अब हमारे पास सारणीबद्ध तो हमने इन्हें कर दिया। अब इसने पूछा है कि पहला प्रश्न इसमें पहला पार्ट कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है 9। तो पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर है हमारे पास सबसे बड़ा अंक ये बनेगा हमारे पास 9। उसके बाद दूसरा पार्ट पूछा है सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो दूसरा पार्ट में सबसे छोटा अंक कौन सा है, इसमें सबसे छोटा अंक ये क्या है हमारे पास, सबसे छोटा अंक इसमें 1 तो हमारे पास आ जाएगा 1। उसके बाद पूछा है इन आंकड़ों का परिसर क्या है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे बड़े मान में से सबसे छोटे मान को घटा देते हैं। सबसे बड़ा मान है 9, सबसे छोटा मान है 1, घटाएंगे कितना आ जाएगा 8। उसके बाद में कहा है अंक गणितीय माध्य हमें ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे आंकड़ों का योग करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो हम इनका सीधा जोड़ करें, दूसरा तरीका ये है कि हमने जो सारणी बनाई है इस सारणी के आधार पर जोड़ कर दें। दोनों में हमारे पास जोड़ एक जैसा आएगा। यहाँ पे सारणी में जोड़ करना आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि हमें पता है कि 1 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 को जब 1 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इनका जोड़ 1। जब हम जोड़ करते हैं तो जो हमारे पास संख्या दी है जितनी बार वो आई है उन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। जैसे 2 बार है तो या तो 2 को 2 बार जोड़ लो या 2 को 2 से गुणा कर दो। जैसे इस यहाँ पे है 4 3 बार आया है इसमें, तो 4 को 3 बार या तो जोड़ लो या 4 को 3 से गुणा कर दो, दोनों में मान एक जैसा आता है। तो सारणी से जब हम करेंगे तो x का हमें गुणा करना है f से, जिसके आधार पर हमारे पास क्या बनेगा fx। तो 2 बार हैं तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, इधर 7 को 2 से गुणा करेंगे हमारे पास हो जाएंगे 14, 1 को 8 से गुणा करेंगे 8, 1 को 9 से गुणा करेंगे 9। तो हमें क्या करना है, आंकड़ों का योग करना है। तो 1 वालों का जोड़ कितना आ गया 1, 2 वालों का जोड़ 4 है, हमें इन सभी आंकड़ों का जोड़ करना था तो इन सभी का हम जोड़ करेंगे। किसका जोड़ कर रहे हैं, fx का, तो यहाँ पे लिखते हैं सिग्मा fx, FIXI। सिग्मा क्यों लगाया है, सिग्मा का मतलब होता है कि हमने इन सभी का जोड़ किया है। जोड़ेंगे 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 12 20, 20 और 25 45, 45 और 4 हो जाएंगे 49 और 20 69, 69 4 73 और 10 हो जाएंगे हमारे पास 83, 83 8 91 और 9 हमारे पास हो जाएंगे 100। तो इनका जोड़ कितना आ गया हमारे पास 100। अब हमें करना है इनकी बारंबारताओं का जोड़, क्योंकि हमें बटा में क्या लेना होता है, आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों की संख्या के लिए जो बारंबारता है उनका जोड़ करते हैं। इसे किससे लिखते हैं, सिग्मा एफ से। तो सिग्मा एफ करेंगे, जोड़ेंगे इनको, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। तो सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 20। अब हम जब इन आंकड़ों के आधार पर इनका माध्य ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे माध्य का सूत्र क्या बनता है, चौथा जो पार्ट इसने पूछा था, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। यहाँ पे हल करेंगे मान रख करके, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 100 और सिग्मा एफ का मान कितना है 20।
तो 100 में 20 का भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 5। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसके आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने क्या कहा है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्रश्न नंबर 3, इसके लिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं? ये हैं हमारे पास 0, 1, 2, 3 और 4। अब इनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। यहां से आंकड़ों का योग क्या होगा? आंकड़े क्या क्या दिए हैं? 0, 1, 2, 3 और 4 बटा में आंकड़ों की संख्या क्या है? कितनी संख्याएं हैं ये? 5। जोड़ेंगे इनको, 0 और 1 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10 बटा में 5, कितना आ जाएगा इनका माध्य? 2। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो पूरा हो गया। अब इसका हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। ये रन दिए हैं 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100। उनका माध्य स्कोर या रन हमें ज्ञात करना है। तो इन आंकड़ों का हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है? माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करेंगे। आंकड़े क्या क्या हैं? आंकड़े हैं 58, 76, 40, 35, 46। उसके बाद में है हमारे पास 50, 0 और 100। 50, 0 और 100 आंकड़े हो गए पूरे हमारे पास 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। आंकड़ों की संख्या है हमारे पास 8। इन सभी का जोड़ करेंगे। 8 और 6 14, 14 और 0 14, 14 और 5 19, 19 6 25, 25 और 0 आ जाएंगे हमारे पास 25। 2 अंसिल आ जाएगी। 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 4 18, 18 3 21, 21 और 4 25, 25 और 5 30, 30 और 0 हमारे पास हो जाएंगे 30। 3 बचेंगे। 3 और 1 हमारे पास कितने हो जाएंगे? 4। तो कितना आ गया? 405 बटा में हमारे पास 8 है, भाग देंगे, कितना आएगा? 8 5 40। यहाँ से हमारे पास 5 पे भाग जाएगा नहीं तो 0 दशमलव लग जाएगा। ये हो जाएंगे 8 6 48, 2 आ जाएंगे, 8 दूनी 16, बचेंगे 4, 8 5 25। तो इनका माध्य कितना आ गया? 50.625। तो हमारा जो चौथा प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो अगला प्रश्न हमें दिया है, इसने 5वां प्रश्न जो आप स्क्रीन पर आ रहा है, तो इसने कहा है 5वें प्रश्न में निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाती है। तो ए, बी और सी 3 खिलाड़ी हैं, इन्होंने 4 खेल खेले हैं, इनके अंदर अलग अलग जो इन्होंने रन बनाए हैं वो इसने दर्शाए हैं। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है, प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। तो ए द्वारा जो अर्जित अंक हैं उनका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास। इसके लिए पहला पार्ट हमें दिया है, ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य। क्या बनेगा अंकों का माध्य? माध्य का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या बनेगा हमारे पास? आंकड़े क्या क्या हैं? ए द्वारा जो अंक लिए गए हैं 14, 16, 10, 10। तो 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 कितने आंकड़े हैं? ये 4 आंकड़े हैं, तो 4 का भाग दे देंगे। 14 और 16 कितने हो जाएंगे? 30, 30 10 40, 40 और 10 हो जाएंगे 50।
50 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, हमारे पास बच जाएंगे 2, तो 4 5 20, तो कितना आ गया, 12.5। तो पहला पार्ट हमारा हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट लेंगे। दूसरे पार्ट में दिया है इसने, प्रत्येक खेल में C द्वारा अर्जित अंक का माध्य हमें ज्ञात करना है, और इसे ज्ञात करने के लिए कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो यहाँ पे हमें भाग देना पड़ेगा 4 से ही, क्योंकि तीनों के लिए जो खेल लिए गए हैं वो 4 लिए गए हैं। अब वो खेले या नहीं खेले, लेकिन हमें भाग किससे करना है, 4 से। उनका औसत जो आएगा वो 4 खेलों का आएगा। तो हमारे पास C के लिए जो हमारे पास आंकड़े दिए हैं, C द्वारा अर्जित अंकों का माध्य क्या बनेगा, C द्वारा अर्जित अंकों का माध्य है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, सूत्र वही लगेगा। अब यहाँ पे आंकड़े हैं कौन कौन से, C के लिए 8, 11 और 13, एक खेल इसने खेला नहीं है, तो 8 + 11 प्लस जो खेल नहीं खेला उसके अंक कितने हैं, 0, और प्लस में हमारे पास है चौथे खेल में 13 अंक, बटा में कितना आ जाएगा, 4, क्या बनेगा, 8 और 11 19, 19 और 13 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 32, बटा में 4। इनका अगर हम भाग देंगे तो भाग क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 8। तो इसका C के लिए जो माध्य आया वो कितना है, 8। तीसरा पार्ट हमें दिया है इसने, तीसरे पार्ट में पूछा है B ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है, आप उसके माध्य अंकों का माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो अंकों का माध्य हमें कैसे ज्ञात करना है, वैसे ही जैसे हमने किया है, B द्वारा अर्जित अंकों का माध्य, अर्जित अंकों का माध्य, माध्य का सूत्र क्या होता है, वही आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। तो हमारे पास आंकड़े क्या क्या हैं इसके लिए, इसके लिए हैं B के लिए 0, 8, 6 और 4। तो 0 + 8 + 6 + 4 बटा में कितने आंकड़े हैं, 6, जोड़ेंगे इनको 0 और 8, 8, 8 और 6 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 18, 18 में 4 का भाग देंगे, कितना आएगा, 4 चौके 16, बच जाएंगे हमारे पास 2, 4 5 20। तो हमारे पास इसके लिए माध्य कितना आ गया, 4.5। तो हमारा तीसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका चौथा पार्ट करेंगे। चौथे पार्ट में दिया है किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका है, औसत सबसे ज्यादा किसका आया है, A का आया है। तो हम लिखेंगे चौथे पार्ट में A का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो हमारा जो 5वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका छठा प्रश्न करेंगे, और छठा प्रश्न जो है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। पहले हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद में हम इसके लिए जो प्रश्न पूछे हैं उनका हल देंगे। तो हमारे पास छठा प्रश्न दिया है इसने कहा है विज्ञान की एक परीक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81 और 75 हैं, ज्ञात कीजिए। तो पहला में पूछा है इसने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सबसे अधिक अंक और सबसे कम अंक। तो सबसे अधिक अंक कितने हैं और सबसे कम अंक कितने हैं वो हमें बताने हैं। तो पहले में हमें पूछा है सबसे अधिक अंक, और उसके बाद हमें पूछा है सबसे कम अंक। तो अगर हम आंकड़ों को देखें तो सबसे अधिक अंक कितने हैं, सबसे अधिक अंक है हमारे पास 95। 95 से ज़्यादा तो नहीं है किसी में, नहीं है। तो सबसे अधिक अंक क्या है हमारे पास 95, और सबसे कम अंक कितने हैं, सबसे कम अंक जो है हमारे पास वो है 39। कितने हैं हमारे पास 39। तो सबसे अधिक अंक है 95, सबसे कम अंक हैं 39। तो दूसरा पार्ट जो हमें दिया है उसमें पूछा है प्राप्त अंकों का परिसर हमें ज्ञात करना है। तो परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे अधिक
सबसे बड़ा मान, उसमें से हम सबसे छोटा मान घटा देते हैं। तो 95 में से 39 घटाएंगे, 15 में से 9 घटेंगे 6, यहाँ पे 8 बच गए, 8 में से 3 घटेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 5। तो इनका जो परिसर है वो क्या है, 56। अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे। तीसरे पार्ट में कहा है इसने समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक हमें ज्ञात करने हैं। तो माध्य अंक ज्ञात करने के लिए माध्य का सूत्र क्या होता है, आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग करेंगे। आंकड़े क्या क्या दिए हैं हमें, 85, 76, 90, 85, 76, 90, 85। उसके बाद में हमारे पास है 39, 48, 56, 39, 48, 56। और उसके बाद है हमारे पास 95, 81 और 75। क्या देगा, प्लस में 95 प्लस 81 प्लस 75। तो हमारे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं। बटा में हमारे पास कितने आंकड़े हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 10 हैं, इसलिए हम किससे भाग करेंगे, 10 से। इन सब का जोड़ करेंगे, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 9 25, 25 और 8 33, 33 और 6 39, 39 5 44, 1 45, 45 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 50। 5 बचेंगे, 5 और 8 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29, 29 8 37, 37 3 40, 40 4 44, 44 और 5 49, 49 9 58, 58 और 8 66, और 66 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 73। तो कितना आ गया, 730। बटा में हमारे पास 10 हैं, 10 का भाग देंगे तो इनका माध्य कितना आ जाएगा, 73। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका 7वां प्रश्न हल करेंगे। तो हमारे पास 7वां प्रश्न जो दिया है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो पहले हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे, किसने पूछा क्या है, उसके बाद हम इसके प्रश्न का हल करेंगे। तो 7वां प्रश्न दिया है इसने, 6 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी। तो ये एक स्कूल के विद्यार्थियों की संख्या में दी हुई है, 1555, 1670, 1750, 2013, 2540 और 2820। इस समय काल में स्कूल के विद्यार्थियों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो इनका माध्य ज्ञात करने के लिए प्रश्न नंबर 7 में माध्य का सूत्र क्या बनेगा, माध्य का सूत्र होगा आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग करेंगे। आंकड़े क्या क्या दिए हैं, आंकड़े हैं हमारे पास 1555, 1670, 1555, 1670 प्लस हमारे पास आ जाएगा 1750, 2013, 1750 प्लस 2013। उसके बाद हमारे पास है 2540 और 2820 प्लस आ जाएगा 2540 प्लस 2820। कितने हैं, कितने आंकड़े हैं ये, 1 2 3 4 5 और 6 हैं। तो 6 से हम भाग कर देंगे, इनको जोड़ेंगे, 5 और 0 5, 5 और 3 8, 8 और 0 हमारे पास हो जाएंगे 8। उसके बाद में हमारे पास आएगा 5 7 12, 12 5 17, 17 और 1 18, 18 4 22, 22 और 2 हो जाएंगे हमारे पास 24, 2 अंसिल आएगी यहाँ से 7 6 13 और 7 20, 20 और 0 20, 20 और 5 25, 25 और 8 33। 3 बचेंगे, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 2 10, 10 और 2 12। तो कितना आ गया, 12,348। बटा में कितना है, 6 का भाग कर देंगे, 6 दूनी 12, 3 आएगा, 3 में भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा, 0 आ जाएगा। फिर 4 ऊपर से उतारेंगे, 6 5 30, यहाँ से 4 बच जाएंगे, 6 8 48। तो हमारे पास इसका जो माध्य आया है वो कितना है, 2058। तो हमारा जो 7वां प्रश्न है वो हल हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न हल करेंगे, 8वां प्रश्न, वो भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और इस स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिया है उसे पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दिया है इसने,
एक नगर में किसी विशेष सप्ताह के 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई है। तो यहाँ पे दिन और वर्षा में सारणी दी गई है। सोमवार के दिन हुई है 0.0, मंगलवार को हुई है 12.2, बुधवार को है 2.1, बृहस्पतिवार को है 0.0, शुक्रवार को 20.5, शनिवार को 5.5 और रविवार को हुई है 1.0। अब इसने प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा है उपरोक्त आंकड़ों से वर्षा का परिसर हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो हमारे पास पहला पार्ट है, इसमें इसने पूछा है जो वर्षा हुई है उसका परिसर क्या है। तो परिसर ज्ञात करेंगे। परिसर ज्ञात करने का जो तरीका है, जो सूत्र है, वो क्या होता है? वो होता है सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान। तो सबसे बड़ा मान इसमें कौन सा है? सबसे बड़ा मान है 20.5 और सबसे छोटा मान क्या है इसमें? वो है 0.0। इनका परिसर कितना आ जाएगा? 20.5। तो पहला प्रश्न हमारा हल हो गया। अब दूसरा पूछा है इस सप्ताह की माध्य वर्षा ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। माध्य का सूत्र क्या होता है? आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। यहां से आंकड़े क्या क्या दिए हैं हमें? आंकड़े हैं हमारे पास 0.0, 12.2, 0.0 प्लस 12.2 प्लस हमारे पास है 2.1 और 0.0, 2.1 प्लस 0.0 प्लस हमारे पास है 20.5 और 5.5, 20.5 प्लस 5.5 और प्लस हमारे पास जो अगला मान है 1.0। अब बटा में हमारे पास क्या है? कितनी संख्याएं हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 संख्याएं हैं। तो 7 से भाग कर देंगे, इनको जोड़ेंगे, 0 और 2 हो जाएंगे 2, 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 5 हो जाएंगे 8, 8 और 5 13, 13 और 0 हो जाएंगे हमारे पास 13। एक अंसिल आएगी, 1, 2, 3, 3 और 2 5, 5 और 0 5, 5 और 2 हमारे 5 और 0 हो जाएंगे 5, 5 और 5 हो जाएंगे 10, 10 और 1 हो जाएगा हमारे पास 11। एक बचेगा, 1 और 1 2, 2 और 2 हो जाएंगे 4 और हमारे पास आ गया 4। कितना आ गया? 41.3 बटा में कितना है? 7। भाग देंगे, कितना आएगा हमारे पास? 7 5 35, 6 बचेंगे, दशमलव लग जाएगा, 7 निम 63। तो इनका जो माध्य है वो कितना है? 5.9। तो हमारा जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट इसने दिया है कितने दिन वर्षा माध्य वर्षा से कम रही। तो हमें ये बताना है कि कितने दिन वर्षा जो है वो माध्य वर्षा से कम रही। तो माध्य वर्षा कितनी है? 5.9। 5.9 से कम जितने मान हैं उन्हें हमें गिनती करनी है। तो गिनती करके देखो आंकड़ों में, सोमवार के दिन 1, फिर हमारे पास बुधवार के दिन 2, बृहस्पतिवार के दिन 3, फिर हमारे पास शनिवार के दिन 4 और फिर रविवार के दिन 5। तो कितने दिन हमारे पास माध्य वर्षा से कम रही है? 5 दिन। तो इसका आंसर कितना है? 5 दिन। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो पूरा हो गया है। अब हम इसका अगला प्रश्न 9वां प्रश्न हल करेंगे और जो 9वां प्रश्न है वो हमारे पास जो दिया है वो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसे हम पहले ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसे हल करेंगे। तो हमें दिया है 9वां प्रश्न, इसने स्क्रीन पर देखो, 10 लड़कियों की ऊंचाइयां सेमी में मापी गई और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त किए गए। तो ये परिणाम दिए गए हैं। क्या क्या ऊंचाइयां हैं? 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143 और 141। अब इसने प्रश्न क्या पूछा है? सबसे लंबी लड़की की लंबाई क्या है? तो सबसे लंबी लड़की कौन है इसमें? कितनी है लंबाई उसकी? सबसे लंबी लड़की है 151 सेंटीमीटर की। तो पहले का आंसर क्या है? 151 सेंटीमीटर। तो प्रश्न नंबर 9 का पहले का जो आंसर है हमारे पास वो है 151 सेंटीमीटर। दूसरा इसने पूछा है
कि सबसे छोटी लड़की की लंबाई क्या है, तो सबसे छोटी लड़की की लंबाई कितनी है, सबसे छोटा मान कितना है इसमें 128, तो दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा 128 सेंटीमीटर। फिर तीसरा पार्ट है हमारे पास, तीसरा पार्ट क्या दिया है, तीसरे पार्ट में कहा है इसने कि हमारे पास इन आंकड़ों का परिसर क्या होगा, तो आंकड़ों का परिसर क्या बनेगा, परिसर बन जाएगा हमारे पास, क्या होता है परिसर, सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, तो 151 माइनस 128, घटाएंगे 11 में से 8 घटेंगे 3, यहाँ पे 4 बचेंगे, 4 में से 2 घटेंगे 2, तो परिसर कितना आ गया 23। उसके बाद जो लास्ट पार्ट पूछा है इसने, चौथा पार्ट, वो क्या पूछा है, लड़कियों की माध्य ऊंचाई क्या है, तो हमें इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। अब यहाँ से आंकड़े क्या क्या दिए हैं हमें उनका जोड़ करना है, तो आंकड़े हैं 135, 150, 139, 135, 150, 139 प्लस 128, 151, 132, 128, 151, 132 प्लस हमारे पास अगली संख्या है 146, 149, 146 प्लस 149, उसके बाद हमारे पास है 143 और 141, तो 143 प्लस 141 इन सभी का जोड़ करना है, बटा में कितनी लड़कियां हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 लड़कियां हैं, इसलिए इसको 10 से भाग कर देंगे, जोड़ेंगे इनको 5 0 5 5 और 9 14, 14 और 8 हो जाएंगे 22, 22 और 1 23, 23 और 2 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 3 43 और 1 44, 4 बचेंगे, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 और 4 41, तो हमारे पास बचेगा 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 1 7, 7 और 1 8 9 10 11 12 13 और 14, तो कितना आ गया 1414, भाग देना है हमें 10 से, तो 1 0 है, एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा 141.4, तो इनकी जो माध्य लंबाई है वो कितनी है 141.4। अब हमें अगला पार्ट करना है, पांचवा पार्ट, ये पार्ट हमें दिया है इसने, कितनी लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है, तो हमें ये गिनना है कि कितनी लड़कियों की लंबाई इस माध्य लंबाई से ज्यादा है। तो इसमें देखो पहले हमारे पास है जो लड़की वो 150 1, उसके बाद में हमारे पास जो लड़की है 151 2, उसके बाद 146 3, 149 4 और उसके बाद में 143 5, तो कितनी लड़कियां हैं 5 लड़कियों की लंबाइयां माध्य लंबाई से अधिक हैं, तो लिख देंगे 5 लड़कियों की लंबाई माध्य लंबाई से अधिक है। तो हमारी जो प्रश्न नंबर 9 है वो पूरा हो गया है। इसके साथ ही हमारी प्रश्नावली 3.1 पूरी हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे वाला पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप चैट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।